नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से मिल रहा प्रेम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इसी प्रकार से आप लोगों से मुझे प्रेम मिलता रहेगा, ताकि मैं हिम्मत जुटा सकूँ आपको और कंटेंट प्रोवाइड करने का। एक्चुअली हम लोग इस चैनल पे बेसिकली टेक्निकल एग्ज़ाम्स जैसे ईएस हो गया, गेट हो गया, जेई हो गया, पीएसयू हो गए या पीएससी हो गए, इन सब के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं और इन एग्ज़ाम से संबंधित कोर्सेज का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारा जो कोर्सेज चल रहा है वो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, और इस सब्जेक्ट में हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो रहा है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक पर आधारित प्रश्नों को सरल करना सिखाया था कि किस प्रकार से हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से एक्चुअली 60% सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप रिमूव कर पाते हैं, और किस प्रकार से रिमूव होगा, हाउ मच परसेंट रिमूव होगा, वो सारी बातें हमने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। उस प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग स्टोक्स लॉ का यूज करते हैं, और प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो थ्योरी यूज होता है उसको हम लोग टाइप 1 सेटलिंग कहते हैं। लेकिन बातें अब वहाँ तक सीमित है नहीं, क्योंकि जो वाटर फ्लो करता है, रॉ वाटर जो हम लोग लेते हैं इनटेक से, इस वाटर में स्मॉल पार्टिकल से लेके लार्जर पार्टिकल सब मिलता है। इनका में 0.1 mm तक का पार्टिकल्स आपको मिलता है। तो एक्चुअली क्या है कि जिस पार्टिकल पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर सकता है, उस पार्टिकल के लिए आप प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा पार्टिकल है जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं करता है और वो रैंडम मोशन में मूव करता है, सच एज मड पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, जिनका साइज 50 माइक्रोन से कम हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली एक्ट नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम लोग जो है फिर अलग प्रोसेस में, अलग मेथड में चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, पार्टिकल साइज क्या है कि पार्टिकल साइज जब लेस देन 50 माइक्रोन होंगे तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स के श्रेणी में आ जाता है। तो कोलाइडल पार्टिकल्स पे एक्चुअली क्या होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगा, और एक्ट करेगा भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली इस पे जो लगता है दिस इज़ नेग्लिजिबल होता है। और नेग्लिजिबल होने की वजह से ये हो सकता है कि सेटल कर जाएगा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, लेकिन आप डिटेंशन पीरियड देते हो 4 to 8 आवर्स प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। तो उस डिटेंशन पीरियड में पॉसिबल नहीं है कि ये सारे पार्टिकल्स आपके सेटल हो जाएं। तो इन पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए हम लोग एक मैकेनिज़्म का यूज करते हैं कि हम इस साइज ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कराना चाहते हैं, है ना। हमारा जो मैकेनिज़्म होगा यहाँ पर कि चूँकि इसको जब ये साइज इससे लेस हो जाएगा तो कैन नॉट रिमूव्ड बाय प्लेन सेडिमेंटेशन। जब बहुत स्मॉल पार्टिकल हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल हो जाएगा, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल हो जाएंगे, तब हम लोग फिर जो है इसको प्लेन सेडिमेंटेशन के माध्यम से रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग एक मैकेनिज़्म का यूज करते हैं। एक्चुअली इस मैकेनिज़्म में हम लोग करते क्या है, जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। वो इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो हम लोग का जो मैकेनिज़्म होगा, मैकेनिज़्म क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोशिश क्या होगा, इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल को हम लोग चाहेंगे कि बढ़ाएं, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल को बढ़ाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, फिर सेटल हो जाएगा। साइज ऑफ पार्टिकल जो है
जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा, सेटल होगा। इस साइज ऑफ पार्टिकल को बढ़ाने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं, है ना। इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल, मैकेनिज्म हमारा क्या है कि इंक्रीज द साइज ऑफ पार्टिकल। तो ये क्या करेगा, हम लोग इसको क्या करते हैं, इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। दिस केमिकल्स आर नॉन एज कोगुलेंट, इन केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोगुलेंट बोलते हैं। सो यहाँ जो अब सेटलमेंट होगा पार्टिकल का, तो सेटलमेंट करने के लिए हम लोग हेल्प ले रहे हैं कोगुलेंट का। कोगुलेंट क्या करता है, एक्चुअली फ्लॉक बनाता है या जिलेटेनियस पार्टिकल्स बनाता है। वो जिलेटेनियस पार्टिकल्स जो है, जिलेटेनियस पार्टिकल बनाता है। ये जिलेटेनियस पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, मीन्स फ्लॉक का निर्माण करता है ये। और ये फ्लॉक जो है इन सब पार्टिकल्स को एक साथ लेकर स्वीप करता है नीचे की तरफ। साइज बड़ा होने की वजह से ये कोलाइडल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ, और फिर ये क्या है, उसको नीचे लेके आता भी है। मैकेनिज़्म अगर हम लोग देखें सेडिमेंटेशन का, तो हमारे पास 4 मैकेनिज़्म होते हैं, जिनको मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। 4 मैकेनिज़्म हमारे पास होते हैं, उसमें जैसे स्वीप कोगुलेशन होता है, ब्रिज कोगुलेशन होता है। तो हमारे पास 3-4 है मैकेनिज़्म, उस मैकेनिज़्म से ये पार्टिकल को लेके नीचे आता है। ये जिलेटेनियस या फ्लॉक क्या करता है कि जो पार्टिकल है उसको अपने साथ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और पार्टिकल को लेके सेटल हो जाता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। तो कहने का मतलब, इस साइज पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए वी यूज़ सम केमिकल्स दैट इज़ नॉन एज कोगुलेंट। सो जब हम लोग कोई एक्स्ट्रा केमिकल का यूज करते हैं टू सेडिमेंट द पार्टिकल, देन सच टाइप ऑफ सेटलिंग सेडिमेंटेशन इज नॉन एज टाइप 2 सेडिमेंटेशन। इस तरह के सेडिमेंटेशन को हम लोग टाइप 2 सेडिमेंटेशन कहते हैं। एक्चुअली फ्लॉक का ज़रूरत क्यों पड़ा, पहला तो कारण था कि साइज ऑफ पार्टिकल हमारा छोटा था, दिस वाज द फर्स्ट रीज़न। लेकिन सेकेंड रीज़न ऐसा है कि एक्चुअली होता क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो भी डस्ट होता है एक्चुअली वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जब आप बाहर घूमते हैं, आपके शर्ट के ऊपर जो डस्ट आता है, एक्चुअली वो नेगेटिव चार्ज के नेचर का होता है, इसलिए वो आपके पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसके एक लेयर बना लेता है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है एक्चुअली वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं, इसके ऊपर एक वाटर का लेयर तैयार हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का। अब इसी तरह का लेयर रहेगा। अब क्या है, दिस इज कोलाइडल पार्टिकल्स। तो पहला रीज़न तो हो गया कि साइज छोटा है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि ये इस तरह का चार्ज होने की वजह से सारे पार्टिकल इसी तरह के चार्ज के होंगे, और ये छोटा है और ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्ट कर नहीं रहा है। इस वजह से क्या होगा, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वे रिपेल करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन जो होगा वो सर्टन नहीं कि किधर होगा, वो ऊपर की तरफ हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा जरूरी नहीं। तो हमारा मकसद होगा कि इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले आए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करवाते हैं हम लोग केमिकल्स के माध्यम से। वो या तो इस केमिकल क्या करेगा, फ्लॉक बनाएगा, और ये फ्लॉक इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपना साइज बढ़ाते जाएगा फ्लॉक, और ये धीरे धीरे सेटल होते जाएगा। सो वी यूज कोगुलेंट। अब एक्चुअली कोगुलेंट क्या है, कोगुलेंट हम लोग यूज कितने प्रकार का करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टाइप का कोगुलेंट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो टाइप सेकेंड सेटलिंग जो है या सेडिमेंटेशन जो है, टाइप 2 सेडिमेंटेशन, इसमें एक्चुअली हम लोग पार्टिकल्स को जो सेटल करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, दोज आर नॉन एज कोगुलेंट्स। तो हम लोग जनरली जो कोगुलेंट्स यूज करते हैं उसका हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा हम लोग केमिकल एक्चुअली यूज करते हैं। तो कोगुलेंट्स, टाइप ऑफ कोगुलेंट्स, टाइप्स ऑफ कोगुलेंट।
तो आप मेनली हम लोग जो वाटर सप्लाई है इसमें मेनली 2 तरह के सॉल्ट का यूज करते हैं। पहला है एलम, ठीक है, फर्स्ट इज़ नॉन एज एलम, और दूसरा है आयरन सॉल्ट। तो आयरन सॉल्ट में हमारे पास 2 सॉल्ट हैं। पहला देते जी फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, दिस इज Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2, ठीक है, ये एल्युमिनियम सल्फेट होता है। और तीसरा है फेरिक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, तीसरा है फेरिक क्लोराइड एंड अलग अलग लिखते हैं, चलो, फेरिक सल्फेट। इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग जानते हैं क्लोरिनेटेड कॉपरस के नाम से। अच्छा, फेरस सल्फेट, ठीक है, क्लोरिनेटेड कॉपरस, एंड दिस इज आल्सो नॉन एज कॉपरस, है ना। फेरस सल्फेट जो है, फेरस सल्फेट को भी हम लोग कॉपरस के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक और है, दैट इज नॉन एज सोडियम एल्यूमिनेट, फिफ्थ वन, ये या इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। इनका अगर फार्मूला देखें हम लोग तो दिस इज FeSO4 इंटू 7H2, और ये 2 अलग अलग चीज़ से मिलकर बना हुआ है, फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक सल्फेट। मीन्स ये ऐसा है FeCl3 एंड FeSO4 2 थ्राइस, फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड, इन 2 नामों से जुड़ के ये बना हुआ है, ठीक है। और लास्ट वन जो है सोडियम एल्यूमिनेट, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2Al2O4। ये जो ऊपर के 4 हैं, दीज आर आयरन सॉल्ट्स, इसमें कहीं ना कहीं आयरन है, सो दीज आर नॉन एज आयरन सॉल्ट्स, एंड दिस इज द एल्यूमिनियम सॉल्ट, एंड लास्ट वन इज द सोडियम एल्यूमिनेट। इन 5 में से ये जो ऊपर के 4 हैं, इनका यूज आप सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब वाटर में एक अल्कलिनिटी हो, है ना। यूज्ड ओनली व्हेन सम अल्कलिनिटी बी प्रेजेंट इन वाटर। जब तक अल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं होगा तब तक इन चारों का यूज हम लोग नहीं कर सकते। एंड सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, इसके लिए कोई अल्कलिनिटी का ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, नो अल्कलिनिटी इज़ रिक्वायर्ड। बट वाटर सप्लाई के लिए जो यूज होता है दैट इज़ एलम, दिस इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई। ये सस्ता होता है, ईजिली हैंडल कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है, इस वजह से वाटर सप्लाई में हम लोग एलम यूज करते हैं। वाइल आयरन सॉल्ट का यूज है, ये भी ज़रूर होता है, लेकिन वाटर सप्लाई में नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली आयरन जो है, जबकि ये एलम से भी चीपर है, लेकिन चूँकि आयरन जहाँ प्रेजेंस रहेगा वहाँ बैक्टीरिया जनरेट होने का संभावना बढ़ जाता है। साथ ही साथ आयरन के प्रेजेंस होने के वजह से चांसेस ऑफ कॉरिजन बढ़ जाता है। इस वजह से इनका यूज हम लोग ज़रूर करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं, यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग आयरन सॉल्ट का यूज एज ए कोगुलेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंस होता है, सारा चीज़ प्रेजेंस होता है, इसलिए बढ़ना घटने में वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसलिए आपको क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार से मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोगुलेंट इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई, मोस्टली वाटर सप्लाई, और फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। तो हम लोग ये सीवेज ट्रीटमेंट में वाटर सप्लाई में यूज नहीं करते। हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको बताएंगे, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में करते हैं। एंड लास्ट वन जो है, इसमें अल्कलिनिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, और आगे चलकर हम कुछ बताएंगे इसमें। इसका यूज जो है
ट्रीटमेंट फॉर बॉयलर फीड वाटर। बॉयलर में जो वाटर यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग सोडियम, उसके लिए हम लोग क्या है कि सोडियम एल्यूमिनेट का यूज करते हैं। अब देखिए क्या है कि ऊपर का 3 आपका तभी, ऊपर का 4 आपका तभी इफ़ेक्टिव है जब वाटर में अल्कलिनिटी है। अगर वाटर में अल्कलिनिटी नहीं है देन यू हैव टू प्रोवाइड सम अल्कलिनिटी फ्रॉम आउटसाइड। अगर वाटर में अल्कलिनिटी नहीं है तो आपको अल्कलिनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी ये एक्ट करेंगे, अदरवाइज एक्ट नहीं करेगा। लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट एक ऐसा कोगुलेंट है जिसमें अल्कलिनिटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये आसानी से काम करता है। अब देखिए क्या है कि अगर हम लोग देखें, एक एक करके समझते हैं कोगुलेंट किस प्रकार से एक्ट करता है, किस प्रकार से रिएक्शंस होता है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एलम। एलम का केमिकल फार्मूला हमने बोर्ड पे लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखिए इसमें क्या है कि एलम को जैसे ही पानी में डाला जाएगा, जैसे ही एलम को पानी में डाला जाएगा, ये सबसे पहले क्या करता है, बाइकार्बोनेट अल्कली से रिएक्शन करता है। एक्चुअली बाइकार्बोनेट अल्कली जो है, बाइकार्बोनेट अल्कलीज जनरली वाटर में ये प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। जो रॉ वाटर होता है, क्योंकि जो वाटर सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं आपका सीवेज से कनेक्टेड होगा या टाउन से कनेक्टेड होगा, जो सोर्सेस होंगे, रिवर होंगे या लेक, जो भी होगा। तो इस वजह से बाइकार्बोनेट अल्कलीज जनरली प्रेजेंट इन रॉ वाटर। रॉ वाटर में ये अल्कली जनरली आपका प्रेजेंट होता है ना। अब देखिए करता क्या है, ये सबसे पहले ये रिएक्ट करता है, एलम जो है सबसे पहले रिएक्ट कर जाएगा बाइकार्बोनेट अल्कलीज के साथ। ये एक्चुअली रिएक्शन इस प्रकार से करता है Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 18H2O, दिस रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट अल्कलीज। तो अल्कली एक्चुअली होता है किसकी वजह से है, कैल्शियम से होता है, मैग्नीशियम से होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक यहाँ पर जो आपको मेन जो मिलेगा ये ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से मिलता है। और ऑर्गेनिक मटेरियल जनरली क्या है कि कैल्शियम का कंपाउंड होता है। तो ये इस प्रकार से कैल्शियम बाइकार्बोनेट अल्कली से रिएक्शन करेगा। जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट अल्कली से रिएक्शन करेगा तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट एंड AlOH होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ चूँकि CO2 है, सो कार्बन गैस विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हियर एंड प्लस 18H2O। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन करेगा। इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, सो दिस विल बी बैलेंस सच दैट इस तरह से हो जाएगा 2AlOH होल थ्राइस। नहीं, फिर देखिए कैल्शियम से सल्फेट यहाँ पर 3 है और सल्फेट यहाँ पर 1 है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, सल्फेट को बढ़ाना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइड विथ 3। अब फिर से कैल्शियम को आप देखिए, कैल्शियम क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गए और यहाँ पर 1 है, सो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3। 6, हाँ। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करेंगे आप, 6 CO2 और ये हो जाएगा सिंगल रहेगा, है ना। तो अब यहाँ से देखिए कि ये आपका बैलेंस हो गया है, आप पूरा बैलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये जो है ना, ये जिलेटेनियस फ्लॉक है। यही क्या करेगा, ये जो बड़ा साइज का फ्लॉक होता है, हम लोग जब मैकेनिज्म समझेंगे कोगुलेशन का, सेडिमेंट कैसे होता है कोगुलेंट के साथ, 4 मैकेनिज्म होता है, तो हम लोग फिर वहाँ आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ये जो जिलेटेनियस फ्लॉक बनेगा, ये फ्लॉक क्या करेगा कि पार्टिकल्स को लेकर नीचे बढ़ जाएगा और ये आपको क्या प्रिसिपिटेट देगा, यानी सेडिमेंट यहाँ से इसके कारण सेडिमेंटेशन होगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रिसिपिटेट बना देगा। अब यहाँ पर देखिए ये CaSO4, तो CaSO4 क्या है,
SO4, sulfate of calcium. Sulfate of calcium represent permanent hardness, so it create permanent hardness also. परमानेंट हार्डनेस हम आपको पहले बताए थे कि हार्डनेस के वजह से हेल्थ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़ा वाटर हार्ड भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हम लोग उसको सॉफ्टनिंग इसलिए करते हैं कि आपका सॉफ्ट कंजम्पशन बढ़ जाएगा, या अदर चीज़ जो है वो सब आपका, या बॉयलर फीड वाटर के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर जब आप एलम का यूज किए तो आपको परमानेंट हार्डनेस मिला और जिलेटेनियस फ्लॉक भी मिल गया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अल्कली आपका जो है ये 3 वजह से होता था। अल्कलीज का मेन सोर्स क्या था? मेन सोर्स वाज OH माइनस, दैट इज़ नोन एज कॉस्टिक अल्कली, ठीक है। सेकेंड वाज कार्बोनेट, दिस इज कार्बोनेट अल्कलीज, एंड थर्ड वाज SCO3 बाइकार्बोनेट अल्कलीज। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ अल्कलीज। अब 3 टाइप्स ऑफ अल्कलीज हैं, लेकिन ये जो है ना ये टिपिकल अल्कली है। एक्चुअली दिस इज़ टिपिकल इन नेचर, और ये जो एक्चुअली है ना एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट इन pH रेंज 4.5 to 8.3, ठीक है ना। अगर pH 4.3 से नीचे गया तो ये फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर pH आपका 8.5 से 3 से ऊपर चला गया तो भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वाटर सप्लाई के लिए हमारा pH वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 6.5 to 8.3, 6.5 to 8.3। हमने आपको पहले बताया pH का रेंज क्या होना चाहिए वाटर सप्लाई के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि 4.5 जा नहीं सकते हम लोग, ये एग्जिस्ट करेगा जरूर। बाइकार्बोनेट अल्कलीज एग्जिस्ट बिटवीन 4.5 to 8.3, बट वाटर सप्लाई के लिए जो आपका pH होना चाहिए दैट शुड लाइज बिटवीन 6.5 to 8.3। सो यू हैव टू मेंटेन, so maintain pH 6.5 to 8.3। अब देखिए ये इसका लिमिटेशन हो गया। कहने का मतलब है कि एलम का यूज सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं व्हेन pH रेंजेस बिटवीन 6.5 to 8.3। इससे कम रहेगा तो यूज नहीं कर सकते। मतलब अब यहाँ तक, चूँकि बाइकार्बोनेट के यहाँ तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा तो आप नहीं कर सकते, या फिर इससे नीचे भी रहेगा तो नहीं कर सकते। तो आपको एलम कोगुलेंट यूज करने के लिए pH को आपको मेंटेन करना पड़ेगा 6.5 to 8.3। अब देखिए कि कितना एलम पे कितना कार्बोनेट होना चाहिए वाटर में। तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या करते हैं, मॉलिकुलर मास लिखते हैं। तो मॉलिकुलर मास लिखिए, एल्युमिनियम का होता है क्या 27/2 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16/4 × 3। सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 600 आ रहा है, ठीक है 666। चलिए 666, ठीक है। ये प्लस ये भी होगा ना, नहीं इसका ज़रूरत नहीं है, वाटर है ऑलरेडी। यहाँ पर इसका निकालते हैं हम लोग, दिस इज़ 40 कैल्शियम का एंड इनटू H का हाइड्रोजन का 1, दिस इज़ 12 प्लस 16/3 × 2, दिस प्लस 40 प्लस, और ये पूरा का पूरा ये कितना आ गया, कितना आया 486। कैसे आ गया, फिर से देखो, कैल्शियम का ये हो गया 61 गुना 2 120 22 और 40 146, और उसको 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया है। थोड़ा सा थ्री टाइम्स ना, कितना आ गया 486, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ है ना, थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा, मतलब 660 पर आपको 486 आपको चाहिए क्या, आपको बाइकार्बोनेट अल्कली प्रेजेंस होना चाहिए, नहीं मतलब कम से कम आपका इतना रहेगा अल्कली
तभी ये रिएक्शन कर पाएगा और तभी ये एक सफिशिएंट जो होना चाहिए सेडिमेंटेशन वो कर पाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है कि अगर पीएच रेंज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं किया है ना, सपोज पीएच रेंज इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं किया, तब उस सिचुएशन में हम लोग को पीएच वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं पीएच बहुत कम है, ठीक है, हमको 6.5 टू 8.3 जाना है, तो हमारा पीएच इस रेंज में अगर नहीं आ रहा है देन वी हैव टू इंक्रीज द अल्कलिनिटी। तो अल्कलिनिटी इंक्रीज करने के लिए इफ़ pH इज लेस देन stated value then we have to increase pH वैल्यू। तो हम लोग को pH वैल्यू इंक्रीज करना होगा। अब pH वैल्यू हम लोग इंक्रीज कैसे करते हैं, तो pH वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करते हैं बाय द यूज ऑफ विच may be increased by addition of lime CaOH whole twice। तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइम का यूज यहाँ पर करना पड़ेगा, और या तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज कर सकते हैं, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इनको आप यूज करके आप अल्कलीज को बढ़ा सकते हैं। जब इसको आप यूज करेंगे तो एलम करता क्या है, जब आप CaOH होल ट्वाइस का यूज कर रहे हैं तो ये एलम एक्चुअली क्या करेगा, 18H2O, दिस विल बी रिएक्ट विथ CaOH होल ट्वाइस एंड दे विल फॉर्म, फाइनली क्या फॉर्म करेगा ये CaSO4 प्लस AlOH होल थ्राइस प्लस क्या होगा यहाँ पर वाटर रिलीज होंगे, है ना, सम वाटर विल बी रिलीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर क्या हुआ, फिर परमानेंट हार्डनेस यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके जगह पर ये यूज करते सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा Na2CO3, इससे रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा Na2SO4 प्लस Na2SO4 Al, इसमें कुछ वाटर तो है ऑलरेडी ना, वाटर तो यहाँ है, AlOH होल थ्राइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा एंड वाटर। इस प्रकार से ये क्या करेगा कि रिएक्शन करेगा। अब देखिए कि जो एलम है, एलम बहुत, यहाँ से पता चल रहा है कि एलम बहुत ही इफ़ेक्टिव कोगुलेंट है। ये सस्ता भी है, और सस्ता होने के साथ साथ क्या है कि इसको आसानी से कोई भी आदमी यूज कर सकता है, मतलब ईजिली हैंडल हो सकता है। अब यहाँ पर समस्या क्या, डिसएडवांटेज क्या है, तो मेन डिसएडवांटेज क्या है, मेन डिसएडवांटेज है कि ये स्मॉल पीएच रेंज में एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये वर्क करेगा फॉर स्मॉल पीएच रेंज 6.5 टू 8.3। दूसरा जो एडवांटेज है, दैट एडवांटेज इज व्हाट, तो ये जो है आपका परमानेंट हार्डनेस भी क्रिएट करेगा वाटर में, और फिर क्या है कि परमानेंट हार्डनेस के साथ साथ ये प्रिसिपिटेट यहाँ मिला, यहाँ भी प्रिसिपिटेट मिला, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट भी ये देगा, मतलब स्लज का फॉर्मेशन भी ह्यूज अमाउंट में करेगा। एंड दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज द स्लज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ एलम। एलम से जो आपको स्लज मिलेगा ये थोड़ा मुश्किल है डिस्पोज करना, ठीक है, लेकिन फिर भी वाइडली और ख़ास करके हमारे कंट्री में एलम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इजी होता है, चीप होता है, आसानी से मिल भी जाता है, सो एलम जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब जो स्लज फॉर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इस पर रिसर्च चल रहा है अभी, और कुछ लोगों ने रिसर्च करके ये निकाला है कि जो स्लज बनेगा उस स्लज के माध्यम से फिर से वापस हम लोग एलम को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। एलम कैन बी रिकवर अगेन बाय द यूज ऑफ स्लज। जो स्लज आपको मिलेगा, प्रिसिपिटेट्स जो मिलेगा, उनका फिर से यूज करके हम लोग फिर से एलम का निर्माण कर सकते हैं, और लगभग 50% हम लोग इसको फिर से वापस पा सकते हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से यूज में नहीं आया है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो एक वाइटल प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका पहला कोगुलेंट था, दैट इज एलम। अब हम लोग सेकेंड कोगुलेंट देखते हैं, दैट इज कॉपरस। यहाँ तक कोई डाउट है? हम लोग यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, सेकेंड कोगुलेंट हमारे पास है
कॉपरस। सेकेंड इज कॉपरस। कॉपरस कोवलेंट, इसका नाम केमिकल नेम या केमिकल फार्मूला FeSO4 × 7H2O। ठीक है। कॉपरस का यूज जब भी होता है तो हमेशा जब भी कॉपरस का यूज करेंगे हम लोग तो कॉपरस हमेशा जो है लाइम के साथ यूज करते हैं, इन कंजुगेशन विथ लाइम। लाइम के बिना हम लोग इसका यूज नहीं करते। ठीक है ना। ऑलवेज यूज्ड इन एडिशन टू लाइम। हम लोग जब भी इसका यूज करते हैं, कॉपरस का यूज करते हैं, तो हम लोग लाइम के साथ यूज करते हैं। अब लाइम को ऐड करने का हमारे पास दो वे है। फर्स्ट मेथड ये है कि हम लोग पहले लाइम को वाटर में डाल दें, फिर कॉपरस को डालें, और दूसरा ये है कि पहले कॉपरस को डाल दें, फिर लाइम को डालें। ठीक है ना। तो देखिए, दो तरीके से हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं। पहला हम लोग ऐसा करते हैं, व्हेन लाइम एडेड फर्स्ट। जब हम लोग लाइम को पहले ऐड कर देते हैं ना, तब यहाँ क्या होगा कि कॉपरस उसके बाद ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो कॉपरस को उसके बाद ऐड करने से ये लाइम के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करेगा। लाइम के साथ ये क्या करेगा, डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, और लाइम के साथ रिएक्शन करके एक्चुअली ये बनाएगा FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट एंड H2O। अगर इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। Fe यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, Ca यहाँ पर है, एक है, बट OH आपका यहाँ पर वैरी कर रहा है। नहीं, OH ये फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट, थोड़ा गलत लिख दिया था। फेरस हाइड्रोक्साइड, बाद में ये फेरिक में जाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा पहले। अब देखिए, ये एक तरह से बैलेंस है, सिर्फ हमको 7H2O यहाँ करना होगा। जब आप पहले लाइम को ऐड करते हैं तो लाइम क्या करता है, फेरस के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और इस तरह से कंपाउंड फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है। एंड दिस इज आल्सो परमानेंट हार्डनेस, राइट, परमानेंट हार्डनेस। लाइम को क्यों मिलाए हम लोग, तो लाइम को हम लोग मिलाए टू मेंटेन द pH। ठीक है। अब पहले मतलब इन एडिशन टू लाइम क्यों कर रहे हैं, जबकि हम लोग एलम में क्या हो रहा था कि हम लोग लाइम या फिर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ तब कर रहे थे जब हमारा pH 6.5 से नीचे हो जा रहा था। ठीक है ना। आखिर यहाँ पर हम लोग लाइम को हम लोग पहले ही ऐड क्यों किए, तो यहाँ लिख लेते हैं टू मेंटेन pH। अब दूसरा है कि अब हम लोग क्या करें कि लाइम को फर्स्ट ऐड नहीं करें, हम लोग पहले ऐड कर लें। हम लोग किसको, तो पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं फेरस को। व्हेन FeSO4 7H2O एडेड फर्स्ट, हम लोग अब क्या किए कि सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या किए, हम लोग पहले फेरस को हम लोग मान लेते हैं कि यूज कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली क्या करेगा कि FeSO4 को आप अगर पहले डाल देते हैं, तो अगर एल्केलिनिटी प्रेजेंट है वाटर में, खास करके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी, तो ये बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है। और बाइकार्बोनेट एल्केलिनिटी के साथ रिएक्शन करने के बाद ये फेरस बाइकार्बोनेट बना लेगा। ठीक है। फेरस कार्बोनेट के साथ साथ ये CaSO4 भी बनाएगा, एंड आपको H2O भी देगा, वाटर भी देगा। तो इक्वेशन इज बैलेंस। अगर यहाँ 7 हम लोग लगा दें, अब ये अब हम लोग पहले क्या किए, हम लोग इसको पहले ऐड कर दिए थे। इसको जैसे पहले ऐड करेंगे, ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा।
अब यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि CaOH होल ट्वाइस को पहले आप ऐड कर दिए थे और OH का जो है इसके कंपेयर में अगर देखेंगे पोटेंशियल तो वो ज़्यादा होता है, सो इट विल बी रिएक्ट विद दिस, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अब ये यहाँ प्रेजेंस है नहीं, कार्बोनेट अकेला है, तो कार्बोनेट क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा। अगर ये दोनों प्रेजेंस हो जाता है एक साथ, जैसे कि यहाँ पहले इसको डाल दिए थे हम लोग, तो पहले डालने के बाद ये हो सकता है प्रेजेंस होगा, तो ये क्या करेगा? इसका जो पोटेंशियल होता है, अगर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल का हम लोग सीरीज देखेंगे तो उसमें इसका पोटेंशियल कम होता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑलवेज क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग हमेशा जो है आपको रिप्लेस करेगा, तो ये इसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए ये जो FeSCO3 होल ट्वाइस बना, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले इसको ऐड किए, अब हम लोग फिर क्या ऐड कर रहे हैं? CaOH होल ट्वाइस को ऐड कर रहे हैं। अब इसको हम लोग ऐड कर दिए, अब ये रिएक्शन करेगा यहाँ से एंड दिस फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड अगेन, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा CaCO3, है ना, CaCO3, और CaCO3 के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? कुछ वाटर मिल जाएगा, नहीं 2H2। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। एक आयरन है, OH 2 था, यहाँ भी OH 2 है, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, नहीं SCO3 में। तो हम लोग जब बैलेंस करेंगे इसको तो आपको एक्चुअली मिलेगा क्या? 2 और यहाँ पर आप 2 लगा दो, ठीक है। अब देखेंगे क्या बैलेंस हो गया है। अब ये जो बना फेरस हाइड्रोक्साइड, अब ये फेरस हाइड्रोक्साइड एक्चुअली क्या करता है? ये फेरस हाइड्रोक्साइड जो है देखिए स्टेबल जो होता है, जितना ज़्यादा चार्ज कटान पर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अभी यहाँ देखिए ये फेरस +2 है, नाउ FeOH होल ट्वाइस रिएक्ट्स विथ O2 जो कि ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट होता है एंड H2O। अब ये क्या करेगा? FeOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और H2O से एंड दे विल बी फॉर्म फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या बनाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड दिस विल बी फ्लॉक। अब ये आपका फ्लॉक हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है दिस विल बी फ्लॉक। अब इस प्रकार से ये फ्लॉक बनेगा, जिलेटेनियस मटेरियल बनाएगा, जिलेटेनियस कंपाउंड बनाएगा और ये क्या करेगा? कोलाइडल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और लेके साथ साथ नीचे सेटल कर देगा और सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सो दिस इज द कॉपरस। अब देखिए कॉपरस के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसका यूज हम लोग कलर्ड वाटर के लिए नहीं कर सकते, है ना। इसका यूज जो है कॉपरस का यूज कैन नॉट यूज्ड फॉर कलर वाटर, ठीक है। कलर वाटर के लिए हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते, पहला चीज़ समझ लीजिए। सेकेंड जो इसका लिमिटेशन है, इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ pH इज लेस देन 8.5, ठीक है। इसका यूज जो है कैन नॉट यूज्ड व्हेन pH इज लेस देन 8.5। कहने का मतलब है कि ये हाई रेंज ऑफ pH में हाई रेंज ऑफ pH पे डिपेंड करेगा, है ना। डिपेंड्स अपॉन हाई रेंज ऑफ pH, ठीक है। पहला क्या हुआ? कलर वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या हुआ कि ये हाई रेंज ऑफ pH पे डिपेंड करेगा, मतलब हाई रेंज रहेगा pH का तभी ये होगा। अब ये चीपर होता है, दिस इज चीपर देन एलम, ठीक है। एलम से सस्ता होता है। रेंजेज अगर देखना चाहें हम लोग कि किस रेंज में हम लोग इसका यूज करते हैं, रेंजेज एलम का हमने नहीं बताया था, अभी देख लेते हैं। देखिए एलम का रेंज जो होगा, एलम का दिस विल वेरीज फ्रॉम 5 मिलीग्राम पर लीटर टू 85 मिलीग्राम पर लीटर, राइट। 5 मिलीग्राम से लेके 85 मिलीग्राम पर लीटर तक ये वेरी करेगा। दिस विल बी फॉर वेरी लो टर्बिडिटी, ये लो टर्बिडिटी के लिए है एंड दिस इज़ फॉर हाई टर्बिडिटी। एलम का जो डोज है, यानी कि ये हो गया डोज जो है एलम का, दिस वेरीज फ्रॉम 5 मिलीग्राम पर लीटर टू 85 मिलीग्राम पर लीटर। 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये आप लो टर्बिड वाटर के लिए करते हैं और 85 मिलीग्राम पर लीटर ये हाई टर्बिड वाटर के लिए करते हैं। बट इन जनरल 17 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग यूज करते हैं। इन जनरल
17 मिलीग्राम पर लीटर इज़ यूज्ड, ठीक है, जनरल। लेकिन आप इसका यूज करते हैं, इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आप टेस्ट करते हैं अलग अलग सैंपल का। यू हैव टू टेस्ट द डिफरेंट सैंपल। आप टेस्ट करने, अब ये ठीक है इन जनरल 17 मिलीग्राम पर लीटर है, लेकिन क्या है कि हम लोग अलग अलग क्वांटिटी ऑफ एलम को वाटर में मिलाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लॉक बन रहा है। दैट इज़ नॉन एज जार टेस्ट। तो हम लोग जो है क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, क्वांटिटी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ जार टेस्ट। जार टेस्ट, एक्चुअली जार टेस्ट में हम लोग करते क्या हैं, जार टेस्ट में हम लोग ये करते हैं कि अलग अलग जार में हम लोग सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेते हैं, सपोज 1 लीटर मान लेते हैं, और उस जार में हम लोग अलग अलग क्वांटिटी ऑफ एलम यूज लगाते हैं, ऐड करते हैं। मान लो 5 मिलीग्राम पर लीटर, फिर 10 मिलीग्राम पर लीटर या 6 मिलीग्राम पर लीटर, इस तरह से बहुत सारा जार आप थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस के साथ बनाते हैं। और फिर उस जार में जो वाटर है उसको आप क्या करते हैं, स्टायर करते हैं। स्टायरिंग करने के बाद देखते हैं कि किस जार में सबसे ज़्यादा फ्लॉक बना, मतलब फ्लॉक मतलब सबसे ज़्यादा झाग टाइप का जो पार्टिकल बनेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा, जिस क्वांटिटी पे सबसे ज़्यादा बनेगा, दैट क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी ऑफ एलम यूज्ड इन द सेडिमेंटेशन। तब हम लोग उस क्वांटिटी को यूज करेंगे। इन जनरल आप 17 मिलीग्राम याद रख सकते हैं, लेकिन आप जब भी वाटर सप्लाई के लिए एलम का यूज करेंगे एज ए कोगुलेंट, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको एक जार टेस्ट जरूर रॉ वाटर का करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस क्वांटिटी ऑफ एलम पे मैक्सिमम फ्लॉक बन रहा है, उस क्वांटिटी ऑफ एलम को आपको यूज करना चाहिए। एंड दैट शुड बी, ये जो टेस्ट है ये रूटीन टेस्ट होना चाहिए, हर दिन टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज द टर्बिडिटी ऑफ सरफेस वाटर और सोर्सेज फॉर द वाटर सप्लाई में चेंजेस एवरी डे। अगर बहुत बारिश हो गई, रेनी सीजन है, तो क्या होगा कि अचानक से टर्बिडिटी विल बी इंक्रीज, और अगर आपका मान लेता है कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, देन क्या होगा, टर्बिडिटी कम होगा। तो अगर आप ज़्यादा एक बार टेस्ट करके आप मान लेते हैं कम टर्बिडिटी में टेस्ट कर लिए हैं और उसी डोज को आप लगातार यूज कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ समस्या आ सकता है। सो यू हैव टू यूज डोज ऑफ एलम बाय द जार टेस्ट। अब इसका जो डोजेज है, तो कॉपरस का भी डोजेज सेम है। द डोजेज ऑफ कॉपरस इज सेम एज डोजेज ऑफ एलम। एलम का जो डोज यूज करेंगे वही डोज हम लोग कॉपरस का भी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्लोरिनेटेड कॉपरस। क्लोरिनेटेड कॉपरस, नाम से इसका लग रहा है क्लोरिनेटेड कॉपरस। ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, एक्चुअली हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपरस के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का। कॉपरस आपके पास ये है FeSO4 इंटू 7H2, नहीं, दिस इज नॉन एज फेरस सल्फेट, यानी कॉपरस। ये कॉपरस जो है, कॉपरस का रिएक्शन आप क्लोरीन से कराते हैं, फ्री क्लोरीन से कराते हैं, और इससे आपको जो कंपाउंड मिलता है दैट इज FeCl होल थ्राइस, दिस इज फेरिक क्लोराइड, ठीक है ना। और आपको क्या मिलता है, फेरिक सल्फेट, दिस इज फेरिक सल्फेट एंड दिस इज फेरिक क्लोराइड, और इसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होगा, सो दिस वाटर। अब इसको बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 6। आप देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट शुड बी मल्टीप्लाई विथ 3, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, इसका भी 2 मिल जाएगा, 6, ठीक है, 4 × 6।
और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप कितना मिलेगा 42 है ना, 42H2O। इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर से आप जब क्या करते हैं कॉपरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको दो कंपाउंड मेनली मिलता है। फर्स्ट वन इज फेरिक क्लोराइड एंड सेकेंड इज द फेरिक सल्फेट। दिस टू कंपाउंड्स कॉमनली नॉन एज, इन दोनों कंपाउंड्स को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, दिस टू कंपाउंड्स इज कॉमनली नॉन एज क्लोरिनेटेड कॉपरस। ठीक है, मीन्स क्लोरिनेटेड कॉपरस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक सल्फेट। और ये आप कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं कॉपरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं और फिर आपको ये दोनों कंपाउंड मिल जाता है, फेरिक क्लोराइड एंड फेरिक सल्फेट। अब देखिए ये फेरिक क्लोराइड और फेरिक सल्फेट जो है, ये जो है इसका यूज कैसे होगा, तो देखिए क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड वाटर में जो होगा या फिर फेरिक सल्फेट जो होगा, ये फेरिक सल्फेट रिएक्शन करेगा जो प्रेजेंस ऑफ आपका, इसमें हम लोग क्या है, इसमें हम लोग को साथ साथ क्या करना पड़ता है, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप मतलब आयरन का मतलब सॉल्ट यूज करते हैं तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ साथ यूज करना होता है टू मेंटेन द पीएच वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे एंड दिस विल बी गिव यू FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएगा, CaSO4। सो दिस इज द परमानेंट हार्डनेस एंड ये आपका क्या होगा, जिलेटिनियस मटेरियल होगा और ये क्या करेगा, पार्टिकल को आपको धीरे धीरे स्वीप करके अट्रैक्ट करके सेटल करना शुरू करेगा, है ना। ये जो आपका फेरिक सल्फेट है, दिस विल बी एक्ट इन द रेंज ऑफ, है ना, एक्ट्स इन द रेंज ऑफ 4 to 7, रेंज ऑफ एक्ट्स इन द pH range of 4 to 7 एंड एबव 9। ठीक है ना। फेरिक सल्फेट जो है आपका तभी सिर्फ काम करेगा जब pH वैल्यू आपका जो होगा दैट शुड बी लाइज बिटवीन 4 to 7 एंड एबव 9। अगर इस रेंज में है या तो 9 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आप इसके पहले देख रहे थे कॉपरस भी 9 के एबव एक्ट कर रहा था, और 4 to 7 के बीच भी एक्ट करेगा, क्योंकि ये फेरस नहीं है, दिस बिकम फेरिक। अब देखिए क्या है, फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड अगर आप फेरिक क्लोराइड क्या करेगा, ये भी CH होल ट्वाइस से रिएक्शन करेगा एंड दिस विल बी फॉर्म आल्सो FeOH होल थ्राइस, हमने इसे बैलेंस नहीं किया है, प्लस CaCl2। दिस इज आल्सो परमानेंट हार्डनेस एंड दिस इज द जिलेटिनियस मटेरियल, या जिलेटिनियस फ्लॉक बनाएगा और फिर ये सेटल कर देगा। दिस विल बी एक्ट इन द रेंज ऑफ, एक्ट्स इन pH रेंज ऑफ 3.5 to 6.5 एंड एबव 8.5। ये भी pH रेंज जो होगा वो 6.5 से लेके 8.5 तक, 3.5 to 6.5 एंड एबव 8.5 एक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो pH रेंज है, लो से लो में भी एक्ट कर रहा है और हाई से हाई में भी एक्ट कर रहा है। सिंस जो है क्लोरिनेटेड कॉपरस एक्ट्स इन लोअर pH रेंज एंड आल्सो इन हायर pH रेंज, सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव कोगुलेंट। ये जो होगा क्लोरिनेटेड कॉपरस जो होगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोगुलेंट होगा। और साथ ही साथ इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग कलर वाटर के लिए यूज कर सकते हैं। इट मे बी यूज्ड फॉर कलर्ड वाटर। ठीक है। अब देखिए अभी तक जो आपने जितने भी कोगुलेंट देखे हैं, इन सारे कोगुलेंट का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इन सारे कोगुलेंट का, तो ये सारे कोगुलेंट परमानेंट हार्डनेस को प्रोवाइड कर रहा है। किसी में भी आप देख लीजिए, चाहे आप फेरस में देख लीजिए या एलम में देख लीजिए या फिर आप क्लोरिनेटेड कॉपरस में देख लीजिए, यू विल ऑलवेज फाउंड सम परमानेंट हार्डनेस विल बी प्रोड्यूस। हर में परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। अब लास्ट वन हमारा है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट एक्चुअली कैसे एक्ट करता है। लास्ट जो हमारा है कोगुलेंट, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। लास्ट वन सोडियम एल्यूमिनेट।
सोडियम एल्यूमिनेट का फार्मूला होता है Na2Al2O4, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। ये क्या करेगा कि कार्बोनेट अगर है, बाइकार्बोनेट एल्कलीज है, मतलब CaSO3 होल ट्वाइस, देन इट विल बी रिएक्ट विथ कार्बोनेट एल्कलीज सच टाइप। यहाँ पर ये क्या बनाएगा, AlOH होल थ्राइस बनाएगा। सबसे पहला काम ये करेगा कि AlOH होल थ्राइस बनेगा। हाँ ना, ये नहीं बनेगा। देखिए आपको क्या बनेगा, सबसे पहले आप देखिए सोडियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा NO2CO3। ये कार्बोनेट के साथ सोडियम रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। फिर क्या बनेगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट बन जाएगा Al2O4। दिस इज कैल्शियम एल्यूमिनेट। एंड यहाँ से क्या होगा रिलीज, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, कार्बोनेट है और प्लस वाटर। अब ये जो है ना आपका, ये जो है दिस विल बी, ये क्या करेगा, जिलेटेनियस फ्लॉक बनाएगा। दिस इज़ द फ्लॉक बना के ये क्या करेगा, पार्टिकल्स को नीचे ले आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट के केस में क्या है कि आपको कोई अल्कलीज के बारे में ये बात नहीं कर रहा है। दिस विल रिएक्ट विद द अल्कलीज प्रेजेंट इन वाटर, लेकिन इससे रिएक्ट करने के लिए कोई पीएच रेंजेज इसके लिए नहीं है। किसी भी पीएच रेंज में ये एक्ट कर सकता है, ठीक है, समझ रहे ना बात। अब देखिए क्या है कि अगर परमानेंट हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट है, सपोज वी हैव ए परमानेंट हार्डनेस लाइक CaSO4, ठीक है ना, सोडियम मतलब CaSO4 एक परमानेंट हार्डनेस है, तो ये क्या करेगा, CaSO4 के साथ कि ऐसा रिएक्शन कर लेगा, ये बना देगा CaAl2O4, ये आपका फ्लॉक बना देगा प्लस Na2SO4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से परमानेंट हार्डनेस भी रिमूव हो गया। फिर देखिए क्या है कि अगर दूसरा परमानेंट हार्डनेस रहता, सपोज आप CaCl2 ले लीजिए, ठीक है ना, दिस इज आल्सो परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए कि ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा NaCl प्लस CaAl2O4। अब हर केस में ये परमानेंट हार्डनेस को भी साथ साथ रिमूव कर दे रहा है ना। तो इसका मतलब सोडियम एल्यूमिनेट एक इस प्रकार का कोगुलेंट है जिसका यूज के लिए कोई पीएच वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, मीन्स नो अल्कलीज इज रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट। मतलब इसमें आपको क्या है कि अल्कली का यूज ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, नो अल्कलीज इज रिक्वायर्ड। तो ये इतना अच्छा है, बट फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलम का यूज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। एलम जो है मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है। इसका कारण क्या है, तो मेन कारण इसका है इट इज़ 1.5 टाइम्स कॉस्टलियर देन एलम। एलम से ये इतना टाइम्स कॉस्ट ज़्यादा रखता है, और लार्ज स्केल पे जब आपको यूज करना पड़ेगा तो ये एक बहुत डिफरेंस ले आएगा। सपोज वी हैव कॉस्ट 1 लाख है, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट का यूज़ जनरली वाटर सप्लाई के लिए नहीं करते। तो फिर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए ये सबसे पहले क्या कर रहा है, आपका जो भी हार्डनेस है, किसी भी प्रकार का हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस है, उस हार्डनेस को ये सबसे पहले रिमूव कर रहा है। तो ये क्या करता है, इफेक्टिव फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ना, इफेक्टिव फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस को ये रिमूव कर दे रहा है। तो इसलिए हम लोग इस कोगुलेंट का यूज हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ हार्डनेस बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। जैसे बॉयलर में अगर आपका वाटर हार्ड होगा तो बॉयलर आपका ख़राब होता है, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग इसका यूज़ क्या करते हैं, बॉयलर फीड वाटर में करते हैं, जहाँ पर वाटर कम चाहिए और हार्डनेस, किसी भी प्रकार का हार्डनेस को वो टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ जो है बॉयलर फीड वाटर के लिए करते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या है, अगर हम लोग एलम और आयरन सॉल्ट का कंपेयर करें तो दोनों में क्या फ़र्क है, अगर ये समझना चाहें हम लोग, तो आयरन सॉल्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्लॉक बनाता है, ठीक है ना। तो आयरन सॉल्ट क्या करता है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आयरन सॉल्ट क्या करता है, बहुत ज़्यादा फ्लॉक बनाता है, हैवियर फ्लॉक बनाता है। और हैवियर फ्लॉक बनाने की वजह से ये लार्ज क्वांटिटी में पार्टिकल्स को सेडिमेंट
कर सकता है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, उस सस्पेंडेड पार्टिकल, चूँकि ये लार्ज अमाउंट में फ्लॉक बना रहा है, तो लार्ज अमाउंट में हैवियर फ्लॉक, लार्ज अमाउंट में बनाएगा, साथ ही साथ हैवियर फ्लॉक भी बनाएगा। तो इस वजह से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल होगा इन कंपेरिजन टू एलम। तो यहाँ पर आयरन सॉल्ट आपका एक यूजफुल, मतलब बेनिफिशियल है। फिर साथ ही साथ क्या करता है कि आयरन सॉल्ट जो है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आयरन सॉल्ट के गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से ये, जैसे कि अगर कुछ गैसेस है जैसे H2S, इस प्रकार का अगर गैसेस है तो क्या करता है कि उस गैसेस को ये रिमूव कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखने के कारण H2S टाइप का गैस को ये आसानी से रिमूव करता है। और H2S के वजह से जो आपका ऑर्डर्स क्रिएट होता था वो भी साथ साथ रिमूव हो जाएगा जब H2S रिमूव होगा। तो साथ ही साथ क्या है कि आयरन सॉल्ट के लिए pH रेंज वाइडर है। आप देखिए कि क्लोरिनेटेड फेरस का यूज हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या था कि 3.5 था फेरिक क्लोराइड के लिए और 6.5 तक था, और एबव आप देख रहे थे 8.5 तक था। और फेरिक सल्फेट के लिए आप क्या देख रहे थे 4 to 7 था pH, और फिर एबव द 9 था। सो आपके पास रेंज ऑफ pH जो है वो मतलब बड़ा है, आप उस रेंज में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आयरन सॉल्ट का प्रॉब्लम दूसरा, अगर डिसएडवांटेज समझें हम लोग, तो आयरन सॉल्ट का डिसएडवांटेज क्या है कि आयरन जो होता है ये बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करने के वजह से बैक्टीरिया को ये क्या करेगा, जनरेट करेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर जाएगा हमारा, तो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग होगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है फूड प्रोवाइड करने में। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया हो सकता है, उसको प्रमोट कर सकता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि आयरन सॉल्ट जो होता है मोर कोरेसिव होता है इन कंपैरिजन टू एलम। साथ ही साथ आयरन सॉल्ट का यूज करने के लिए एक स्किल्ड आदमी का ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप कॉपरस का यूज कर रहे थे तो आप पहले क्या डाल रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। साथ ही साथ pH शुड बी ऑलवेज चेक्ड, pH हमेशा चेक होना चाहिए। जनरली pH जो हमारा 6.5 to 8.3 या इस तरह के रेंज में हमारा रॉ वाटर का pH वेरी करता है, तो एलम के यूज में इस pH को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो मोर स्किल पीपल इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन आयरन सॉल्ट का फिर भी हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फॉर सीवेज ट्रीटमेंट, वाइल एलम इज़ यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम। अब देखिए, इस पर बेस्ड हम लोग एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि कह रहा है, क्वेश्चन है डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ट्रीट 30 million लीटर ऑफ वाटर पर डे। मीन्स डिस्चार्ज इज 13 million लीटर पर डे। डाटा इज गिवन हियर per day at a treatment plant where 12 ppm of alum dose is required. Means dose of alum is 12 ppm. Dose of alum is 12 ppm, right? Also determine the amount of carbon dioxide gas which will be released per liter of water treated. Means आपको फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पर लीटर ऑफ वाटर ट्रीटेड। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड। दो चीज़ निकालना है, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह से समझेंगे आप। तो अगर एक क्वेश्चन इसमें कर दें हम लोग, इसको कट कर दें या इसको कट कर दें, तो दैट बिकम्स एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि एलम हमको कितना ज़रूरत है। तो एलम हम लोग कैसे निकालेंगे कितना ज़रूरत है। तो देखिए सिंपल है, इसका सॉल्यूशन अगर देखना चाहे तो बहुत ही आसान है। डोज ऑफ एलम इज व्हाट,
डोज ऑफ एलम आपके पास है, दिस इज़ 12 मिलीग्राम पर लीटर, और पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर इज ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या आपके पास, दिस इज 13 मिलियन लीटर, मीन्स 6 लीटर पर डे। हम लोग पर डे छोड़ देते हैं, एक दिन में अपने आप निकल जाएगा कितना हम लोगों को डोज चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया, अब इसको हम लोग मीटर क्यूब में बदल देते हैं, 13 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, नहीं छोड़िए लीटर है यहाँ ना, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए, तो टोटल अमाउंट ऑफ एलम क्या हो जाएगा, है ना, एलम रिक्वायर्ड पर डे, एलम रिक्वायर्ड पर डे आपको कितना चाहिए। तो इतना वाटर हम लोग सप्लाई, मतलब रॉ वाटर आ रहा है हमारा, इसको हमको ट्रीट करना है, और इतना डोज है हमारा 1 लीटर के लिए। तो इतना लीटर के लिए क्या हो जाएगा, 13 इंटू 10⁻6 इंटू 12 मिलीग्राम, तो ये टोटल मिलीग्राम में आ जाएगा। सो इट हैव टू कन्वर्ट इंटू के जी में करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, दिस इज ये हो गया 130 और हो गया 26, 156, 156 kg, ठीक है। सो द एलम रिक्वायर्ड पर डे इज 156 kg, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज पर लीटर ऑफ वाटर ट्रीटेड, 1 लीटर पानी ट्रीट करने में कितना आपका क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग ऐसा करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, Al2SO4 इंटू 18H2O, दिस इज द इक्वेशन। और ये किससे रिएक्ट करेगा, बाइकार्बोनेट एल्कलीज से रिएक्शन करेगा, CaSCO3 होल ट्वाइस, दिस विल बी प्रोड्यूस व्हाट, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड AlOH होल थ्राइस, ठीक है। फिर प्रोड्यूस क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, फिर क्या प्रोड्यूस करता था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और फिर क्या प्रोड्यूस करता था, वाटर। इसको थोड़ा इधर इरेज कर दें। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस होगा तभी ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो आपको एक्चुअली क्या मिलेगा, यहाँ पर आप लगाएंगे 2, तो देखिए एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। यहाँ जब आप लगाएंगे कैल्शियम सल्फेट ना, SO4 एक ही है ना, तो कैल्शियम सल्फेट यहाँ से बैलेंस है। अगर यहाँ पर हम लोग ये 3 लगा दिए तो फिर हाइड्रोजन भी हमारा चेंज हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 3, अच्छा 3 है ना, हाँ यहाँ 3 लगाएं, अच्छा सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं होल 3। तो अब आपको क्या करना होगा कि ये मेंटेन करने के लिए यहाँ पर 3 लगाना होगा। तो कैल्शियम अब 3 हो गया, सो दिस विल बी आल्सो 3, नहीं 3 लगाएंगे तभी ना होगा, क्या बोलता है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 18 हो जाएगा, नहीं। इस प्रकार से देखिए कि आप ये इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद आप देखिए कि इसका वेट निकालिए। तो इसका वेट आप निकालेंगे, दिस विल बी 666 ग्राम, ठीक है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, एंड दिस इज 6 इंटू इसका करेंगे तो 44 होगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे तो 12 प्लस 32, तो 44 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 666 ग्राम एलम प्रोड्यूस्ड 44 इंटू 6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, ठीक है। क्या कर रहा है, इतना ग्राम इतना को प्रोड्यूस कर रहा है। सो 1 ग्राम कितना को प्रोड्यूस करेगा, 44 इंटू 6/666, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि आप 1 लीटर में कितना एलम डाल रहे हो, आप 1 लीटर में डाल रहे हो सिर्फ 12 मिलीग्राम। तो ये तो हो गया, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। तो 12 मिलीग्राम के लिए क्या होगा, देयरफॉर 12 मिलीग्राम के लिए तो क्या हो जाएगा, 44 इंटू 6/666 इंटू 12, दिस विल 111, कितना आया 4.70 मिलीग्राम। हैंस ये पर लीटर हो गया, राइट।
क्यों पर लीटर हुआ? क्योंकि यहाँ 12 मिलीग्राम पर लीटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस प्रकार से आप जो है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली। और दोस्तों, इस पे आधारित प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।